Welcome all of you for today's class. So as we are doing the chapter of coordinate geometry, the thing that is left is the area of the triangles. Area of the triangles is not in the syllabus as per this year, but yes, that is very, very important. So we'll definitely cover that part. आप सभी को भी मैं यही बोलूंगा, try to study that part as well. ठीक है, मतलब उसमें से खुश होने की जरूरत नहीं है कि area of triangle नहीं है, so we won't study that. So try to think in the long-term perspective. Those students who are doing this syllabus, which is not the part of the CBSE syllabus for this year due to Corona, as we all of us know, right? So they will be at advantage for sure. So let us try to start with the area of the triangle. We'll discuss with the very basics and we'll try to see that how we can find out area of the triangle in different ways. So let us start with the area of triangle. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले एक जो बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, वो हम सभी को पता है कि अगर आपके पास बेस हो और ऑल्टीट्यूड हो तो वो आपके पास एक एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देगा, लेकिन उसकी भी अपनी कंडीशंस हैं. तो एक बार हम चलो इसको लिख लेते हैं. एरिया इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इसके लिए हमको पहली चीज तो बेस पता होना चाहिए और हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड पता होना चाहिए. ये नहीं पता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. तो ऐसी ही हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी एरिया निकालने में. अब एक और होता है जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं. हम ऐसे निकाल सकते हैं दिस इक्वल्स अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. अब यहाँ पे जो s होता है दैट इज a प्लस बी प्लस सी बाई टू, वेर ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. मतलब लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होगा आपके पास जो ए बी सी में ए बी दिया होगा और ए सी दिया होगा और बी सी दिया होगा. ये तीनों पता होंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो. लेकिन अभी हम इन दोनों फॉर्मूले की एप्लीकेशन नहीं करेंगे. विल ट्राई टू डू अनदर फॉर्मूला. चलो ये मान लो ए बी सी हो गया, तो इस बी सी को हम ए बोल देते हैं, ए सी को बी और ए बी को हम बोल देंगे लेट अस से द लेंथ इज सी. इतना हमें ऑलरेडी पता है. लेकिन जो आज हम करने वाले हैं वो ऐसा है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है तो व्हाट वी कैन डू इज हमको कोऑर्डिनेट पता होंगे. ठीक है, कोऑर्डिनेट पता होंगे तो हमको कोऑर्डिनेट पता होने के बाद एरिया निकालना है हमको. तो वो हम देखेंगे कैसे करना है. तो हमारे पास ये वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी, तो हम इन ए बी सी को मार्क कर लेते हैं. अब हमारे पास वर्टिसेस जो दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हमको एरिया निकालना है. तो आज की क्लास में हम ये चीज कवर करेंगे. इसका फॉर्मूला भी देखेंगे और फॉर्मूला कैसे आता है वो भी हम देखेंगे. तो ये पार्ट हो गया मान लो ए. चलो इसको हमने रब कर दिया, ये सी वाला था. ए क्या हो जाएगा x1 कॉमा y1. बी हो गया हमारे पास x2 कॉमा y2. सी हो जाएगा हमारे पास x3 कॉमा y3. ये हो गया x3 कॉमा y3. तो अब हम डिराइव करेंगे कि हमको तीनों वर्टिसेस गिवन है तो इसका एरिया क्या होना चाहिए. तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि ऑलरेडी हमको पता है. विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ दोज थिंग्स. जैसे कि हमको पता है कि हम हर बार कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ ना कुछ. बहुत सिंपल ही कंस्ट्रक्शन है. हम ड्रॉप कर देंगे परपेंडिकुलर, बस और कुछ नहीं. इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं हम. इनको मान लेते हैं लेट अस दिस इज क्यू पी और ये हो गया आर. ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. अब हमारे पास हमको एरिया जो ट्राइंगल एबीसी का होने वाला है, अब जो उसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम थोड़ा ज्योमेट्री यूज करेंगे अभी. अब ध्यान से अगर देखोगे तो हमें एक चीज पता चलेगी, वो ये हो जाएगी कि जो आपके पास ये इसमें कुछ ना कुछ ट्रेपीजियम जो दिखाई दे रहा है आपको, ए बी क्यू पी, ये जो पूरा ट्रेपीजियम है इसका एरिया, और ये जो ट्रेपीजियम है ए पी आर सी, इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया आप अगर कैलकुलेट कर लेते हो और उसमें से ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देते हो, थोड़ा फिगर ध्यान से देखो, ये वाला रेक्टेंगल बी सी आर क्यू, तो आपके पास जो बचेगा दैट विल बी एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो मतलब अगर हम इसको लिखें दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, we can write this as area of the trapezium
ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ए पी आर सी माइनस एरिया of the rectangle BQRC। अब यहां से बहुत आसानी से हम जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स है, ट्रेपेजियम है, ये हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें बहुत हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा फिगर को यूज करके ट्राई टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दोनों, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, तो इतना करने की कोशिश करो। तो सबसे पहली चीज तो जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें पता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स हाफ इनटू, हम क्या करेंगे, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, अब डायरेक्टली लिखते हैं इसको हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी। तो सबसे पहले तो हाफ आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड ये हो गई ए पी और बी पी, यहाँ पे हमें पता है कि ए पी इज पैरेलल टू, ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू, ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू। और हमें ये भी पता है इनकी जो साइड्स हैं इनका सम कितना हो, क्योंकि हमें पता है ये हाइट ही कितनी होती है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसकी जो हाइट है एपी हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2, जो बी क्यू लेंथ होगी। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख लेते हैं y1 प्लस y2, ये तो हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये QP। अब यहां से यहां तक तो कितना है, x1 है, और यहां से यहां तक x2 है। तो क्लियरली QP जो होगा हमारे पास x2 माइनस x1 के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक है हमारे पास x1, ये x1 है, और यहां से यहां तक है सिर्फ x2, और हमें डिस्टेंस कौन सा चाहिए, हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, दिस विल बी दिस डिस्टेंस, तो x1 माइनस x2 ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने पहले वाले ट्रेपेजियम का तो लिख लिया है, सो दिस विल बी x1 माइनस x2। ऐसे ही अब दूसरा ट्रेपेजियम आया, इसकी बारी आई, पैरेलल साइड्स यहाँ पे ए पी, अच्छा फिर ये ए बी लिख दिया यहाँ पे, ये ए बी नहीं होगा, दिस विल बी ए पी पैरेलल टू बी क्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी और सी आर पैरेलल टू सी आर। ए पी तो हमको पता है y1 और सी आर कितना हो जाएगा y3, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी x3 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1। ये अभी ट्रेपेजियम की बात हो गई। नाउ वी विल कम टू द रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है हमारे पास बी क्यू आर सी, ये रेक्टेंगल, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्यू आर इंटू सी आर, या फिर बी सी इंटू बी क्यू, एक ही बात है। तो बेसिकली जो बी क्यू होगा वो हमें ऑलरेडी पता है कि बी क्यू की लेंथ कितनी है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ अभी क्या रहना, लिखना बाकी हो गया है, अच्छा अभी ये तो जरूरी नहीं है ना, ये रेक्टेंगल नहीं होगा, बी क्यू आर सी तो रेक्टेंगल नहीं होने वाला है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये भी ट्रेपेजियम ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है y2 और y3 दोनों सेम ही लाइन में लाई कर रहे हो। अगेन दिस विल बी अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम ही होगा। तो क्लियरली क्योंकि ये जो लाइन बी सी जरूरी नहीं है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, मान लेते हैं ये कोई लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे अगेन बी क्यू और सी आर ये दोनों पैरेलल हो गए, बी क्यू इज पैरेलल टू सी आर, तो हाफ
into sum of parallel sides, that will be y2 plus y3, y2 plus y3 into distance between them is qr, which is x3 minus x2. ये हो जाएगा x3 माइनस x2. अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें पता चलेंगी. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, अब हाफ तो पूरे में से कॉमन आ ही रहा है, हाफ हम ले लेते हैं कॉमन. अब y2 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, तो इसको अलग अलग तरह से हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं जिस फॉर्म में हम चाहते हैं. ठीक है, तो अब एक तो हो जाएगा यहाँ पे, तो x1 y1 इनको लिखना चाहते हो तो आप लिख लो. चलो, x1 y1 प्लस y2 x1 माइनस y1 x2 माइनस x2 y2. ऐसे ही ये वाले टर्म्स आ जाएंगे, प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस x1 y3. ये तो अभी दूसरा हुआ, एक और बचा हुआ है, उसमें पहले से ही माइनस लगा हुआ है. माइनस y2 x3 प्लस y2 x2 माइनस y3 x3 प्लस y3 x2. अब हम इसमें से देख लेते हैं जो कटापिटी हो रही है उसको काट पीट लेते हैं. पहले माइनस वालों पे फोकस करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे x1 के साथ y2 आ रहा है, तो x1 के साथ y2 आ रहा है. ठीक है, अब x1 के साथ y3 भी आ रहा है. ठीक है, लिखते हैं इसको, हाफ हमने कॉमन ले लिया x1 और लिख दिया y2 माइनस y3, इस तरह से लिख दिया. अब बात करते हैं ऐसे ही x2 की. तो x2 के साथ y3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा x2 के साथ y3 आ रहा है, और x2 के साथ y1 भी आ रहा है. ठीक है, तो x2 के साथ दोनों ही आ रहे हैं, y2 भी आएगा और y1 भी आएगा. तो हम लिख देंगे y3 लिखा है x3 हाँ, और y3 जो लिखा है बीच में. तो ठीक है, चलो, तो ये x2 तक पहुंच गए हम. अब बात करते हैं x3 की. इसका हम आसान तरीका भी याद रखने का बहुत आसान तरीका देखेंगे, बस अभी इसको डिराइव कर लेते हैं. तो x3 के साथ y1 आ रहा है, ठीक है, और y2 आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, y1 माइनस y2. इतना काम हो चुका है. ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो दो चार आइटम है यहाँ पे, ये और ये खत्म एक दूसरे, ये हो गए फिनिश. और अब और भी देख लेते हैं, y2 और x2 ये भी खत्म हो गया, y3 और x3 ये भी खत्म हो गया. तो मतलब बाकी तो हमारे पास सारे कैंसिल आउट ही हो गए टर्म्स. सो बेसिकली दिस इज द एरिया दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. इसको हम ऐसे भी याद रखेंगे, एंड देयर इज अदर वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस. ऐसे भी याद करना बहुत ईजी है. देखो, सब कुछ साइकिल में चल रहा है. कैसे साइकिल में चल रहा है, 1 2 3 के साइकिल में चल रहा है. यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये याद रखो. ये जो साइकिल है हमारे पास 1 2 3 का, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो हम आराम से हम यहाँ कह सकते हैं कि इसको याद रख सकते हैं. ये हो जाएगा 1, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा. और ये हमें पता है कि सबसे पहले x1 लिख लो, x2 लिख लो, x3 लिख लो. सिंपल है. इतना अगर आप लिख लोगे तो y2 माइनस y3 बचेगा, क्योंकि आपको y ही लिखना है. ठीक है, अंदर y ही आना चाहिए और बाहर x आना चाहिए. तो x1 x2 x3, और x1 के 1 2 3, ये 2 आ गया तो ये 3 आएगा, फिर ये 1 बचेगा, या 3 ऑलरेडी आ चुका है तो 1 2 आएगा. आप इस तरह से साइकिल बना के याद रख सकते हो इस फॉर्मूले को. तो बस वो स्टार्टिंग में ये जो, क्योंकि लाइन उस तरह से बन गई थी तो रेक्टेंगल टाइप हो रहा था, तो बेसिकली रेक्टेंगल नहीं था वो भी ट्रेपेजियम ही है. तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना. अब हम इसको याद करने का एक तरीका देखते हैं. एक तरीका तो देख लिया हमने 1 2 3 साइकिल बना के. एक और देखते हैं जो कि डिटर्मिनेंट के टर्म्स में होगा, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेते हैं. एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अब इसमें ज़्यादा चीज़ें सोचना नहीं कि ये क्या है, ऐसा क्यों लिखा है, ये कहाँ से आया है, बस इतना सोचना नहीं है.
ये आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपने कभी ना कभी कैलकुलेशन में यूज किया होगा। इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और इसकी कुछ वैल्यू होती है, वो हम बस एक बार देख लेंगे। हाफ, यहाँ आएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये जो लास्ट में भी हमने जो वैल्यू निकाली थी ना, वो बेसिकली आप कह सकते हो वो न्यूमेरिक वैल्यू थी, मतलब उसमें नेगेटिव भी आ सकता है। मान लो एरिया की वैल्यू आ गई -5, तो आप एरिया 5 ही लिखोगे, -5 नहीं लिखोगे। अब ये एक और तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। इसको हम ओपन कैसे करते हैं, बस थोड़ा सा देख लो, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ये ओपन ऐसे होगा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैं एक तरीका बता देता हूँ ताकि आपके पास जो हमने लास्ट में आंसर निकाला है वो मैच कर सको। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ। आप कोई भी एक याद रख लो, बस आपको बस एक थोड़ा आइडिया देने के लिए कि ऐसा भी कुछ जिंदगी में होता है, बस इतना ही, ताकि आप आगे पढ़ोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आप कोई भी याद रख लो, प्रेफरेबली आप याद रखो सेकंड वाला, क्योंकि जो आपने फॉर्मूला याद किया है वो इसी फॉर्म से डायरेक्टली आएगा, तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। बस हम बात कर रहे हैं वो फॉर्म के चक्कर में याद रखने का कि किस तरह से उस फॉर्म में हम याद रख सकते हैं। इससे देखो मिलेगा क्या हमको। आप क्या करोगे, यहाँ x1 है, x1 लिखो, ठीक है। यहाँ x2 है, यहाँ आप लिखोगे -x2। यहाँ x3 है, यहाँ आप लिखो x3। अब क्या होगा, x1 जब आपने लिखा है तो ये जो पूरा रहेगा, इनको हटा दो, तो ये हमारे पास बचा। ये जो बचा ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे, y2 इंटू 1 माइनस दिस, तो y2 माइनस y3, माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है। x2 वाले में आप क्या करोगे, अब x2 की बात आई, तो जब x2 की बात आई है तो हम क्या करेंगे, जो बाकी बचे हुए हैं उनको ढक लेंगे, और x2 के लिए जो बचेगा वो हम काम करेंगे। जैसे कि ये रो और x2 के करस्पॉन्डिंग कॉलम ये ढक लो, बचा क्या, y1 y3 1 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू y3, तो y1 माइनस y3 प्लस x3 के साथ भी हम सेम काम करेंगे। x3 के करस्पॉन्डिंग जो रो है उसको हम कर लेंगे क्लोज, और x3 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको हम कर लेंगे क्लोज, और जो बचेगा वो हमारे लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रिक्वायर्ड चीज दे देगा। ये हो गया x3। अच्छा, ये y3 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम आया इसको क्लोज करो, और जो रो आई इसको क्लोज करो। अब बचा क्या, ये दोनों। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, y1 माइनस 1, y1 इंटू 1 इज y1 माइनस 1 इंटू y2 इज y2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरह। अब क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हाफ तो है ही ऑलरेडी, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। दिस विल बी इक्वल टू, इसको चलो यहाँ लिख लेते हैं, सो क्लियरली दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स x1 y2 माइनस y3। अब ये माइनस है, माइनस को अंदर ले जाओ, x2 y3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y3 माइनस y2 प्लस x3, यहाँ पे y1 आ जाएगा, इसको चेक कर लो, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सेम ही रिजल्ट आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, साइक्लिक फॉर्म में बन रहा है। तो आपको जो आसान लगे आप उस तरह से याद रख सकते हो, लेकिन आपको ना इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जाके, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके इसकी, जब 11th क्लास में पहुंच जाओगे आप, थोड़ा सा रिवाइज करोगे, कुछ चीजें भी बेसिक पढ़ोगे, बेसिकली कुछ कुछ पार्ट होंगे, तो फुल फ्लेजली ये 12th में आएगा, लेकिन इसका यूज आपको आता रहेगा। तो आप बस इतना याद रखो, ये जो ऐसा डब्बा दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको छुपाया,
ये बचा y2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ और लिख दो। ये जो है इसको माइनस साइन के साथ लिखो, माइनस x2, जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो x3। ये रो और ये कॉलम बंद करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन लगाओ बीच में और लिख दो। ठीक है, अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा थोड़ा देखने से, लेकिन आगे जब जाओगे तो ये काफी हेल्प करेगा आपको याद भी रखने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगाना है। आप क्या कर सकते हो, यू हैव बीन गिवन द वर्टिसेस, ए दिया हुआ है 1, -1, बी इज -4, 6 and C is -3, -5. So you have to find area of triangle ABC. यहाँ पे हमको अगर साइक्लिक फॉर्म याद है तो बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो कि एरिया विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स, सबसे पहले लिखोगे x1, 1 हो गया, ठीक है, x1 आया, गुड, y2 माइनस y3, ठीक है जी, ये रहा, तो 6 + 5। अब आया x2, x2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और फिर हमारे पास बचेंगे -5 प्लस फिर आ जाएगा 1। और हमारे पास क्या आया, एक और चीज़ आई हमारे पास, यहाँ से फिर x3 लिखा हमने, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, देखो x3 लिखा तो आपके पास 1, 2 आना चाहिए, तो y1 माइनस y2, तो -1 -6, कैलकुलेट करके बहुत आसानी से कितना जाएगा, 24। ठीक है, एरिया आ गया इसका 24। अब इसमें है ना, आप लिख जरूर देना कि 24 स्क्वायर यूनिट्स है, 24 स्क्वायर यूनिट्स ना, किसी का दिमाग खराब हुआ, घर से लड़ाई करके आया तो मार्क्स काट सकता है आदमी, है ना, 10th में ऐसा रिस्क नहीं लेना है हमको। एक छोटा सा और सवाल कर लेते हैं जिसमें हमको अगेन वर्टिसेस गिवन है, ए गिवन है 5, 2, बी इज 4, 7, C is 7, -4. Find the area of triangle ABC. निकालो जल्दी। अगेन हम फॉर्म लगा देंगे हाफ। अब यहाँ पे क्या जाएगा, सबसे पहला जो हमको गिवन है x1, ठीक है, x1 कितना हो गया, 5, फिर आ गया 7 + 4, ठीक है जी, फिर आ गया 4, 4 के साथ हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे -4 है, यहाँ -2, -4 -2, फिर आ गया x3, x3 के साथ हमारे पास आता है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 2 - 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। तो बहुत आसानी से हम किसको लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू -2, इसकी वैल्यू -2 आएगी, लेकिन जो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा, नेगेटिव नहीं लेंगे। सो विल राइट डाउन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे, मतलब 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 2। तो नेगेटिव अगर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव आ सकता है, कई बार नेगेटिव आ सकता है, तो उसमें इतना वो प्रॉब्लम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नेगेटिव आने के बहुत सारे रीजन है, हमको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है उसकी, मतलब -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग, मतलब इसी की एप्लीकेशन पे बेस्ड, लेकिन हमको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ये जो अगेन हमको पॉइंट्स ही गिवन है, लेट अस से वी हैव द पॉइंट्स, एक पॉइंट हो गया अगेन ए विच इज
minus 1.5 comma 3. Another point is B, which is 6 comma minus 2, and point C minus 3 comma 4. Again, find area of triangle ABC. तो अगेन सेम ही कहानी हम बार बार कर रहे हैं. हाफ x1 कितना हुआ -1.5, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे -2 -4. अब ये हो जाएगा प्लस x2 आ गया तो 4 -3, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा -3, तो -3 के साथ 3 + 2. ठीक है जी. अब इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो बहुत आसानी से. दिस इज हाफ और ये -3/2 कहलाता है, एंड दिस बिकम्स -6. ठीक है, और ये हो जाएगा 4, और हमने क्या किया यहाँ पे 4 - 3 किया है, दैट इज 1, तो ये हो जाएगा +6. 3 + 2 = 5, तो हो जाएगा 15. ठीक है, और ये 2, और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक, ये तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस है तो 6 और 3, अच्छा यहाँ पर 9 हो जाएगा. 9 + 6 = 15. 15 - 15 = 0, तो इसका एरिया आ गया 0. ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया 0 आया. इसका मीनिंग क्या हुआ? सबसे पहली चीज तो हमारे पास ट्राइंगल बनता कब है? ट्राइंगल तब बनेगा जब हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, पहली चीज तो ट्राइंगल बनता है. और जब ट्राइंगल बना है तो इसका एरिया तो होगा ही. अब यहाँ पे एरिया ही 0 आ रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल बन नहीं पाया. ठीक है, और वो कब हो पाएगा? जब तीनों पॉइंट क्या हो जाएं, कोलिनियर हो जाएं. तो हमको बस इतना याद रखना है. पहली चीज देखो, हमने सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू भी देखा था कि हम पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे हो सकते हैं, क्या कंडीशंस होंगी पॉइंट्स को कोलिनियर होने की, एक डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू भी. ठीक है, कि AB + BC = AC हो गया तो कोलिनियर हो गए. अब एक और हमको तरीका मिल गया है. 3 पॉइंट अगर हैं, उनका एरिया आप निकाल लो. अगर एरिया 0 आता है, इफ द एरिया इज 0, so it implies that the points A, B, C are collinear. तो ये एक और तरीका हो गया, एक और मेथड हो गया टू फाइंड आउट whether the points are collinear or not. नहीं है तो मतलब ट्राइंगल बनाएंगे, या तो कोलिनियर होंगे या फिर ट्राइंगल बनाएंगे. तो आप इसको याद रखो, ये एक और मेथड है जिससे आप पता लगा सकते हो कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं. इसी की एप्लीकेशन पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का है. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the points A 2,3, B 4, K and C, यहाँ पे सेम ही वेरिएबल रख लेते हैं, यहाँ पे K ही रख लो फिर. वैल्यू ऑफ K फॉर विच दिस A, B and C 6, -3 आर कोलिनियर. कोलिनियर का मीनिंग सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. अब ये चीज देखिए, हमने इसी को यहाँ पे अप्लाई करके आंसर निकालो. ये फिर से लैम्डा रह गया, K करो उसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द पॉइंट्स A 2, 3, B 4, K, C 6, -3 आर कोलिनियर. तो यहाँ पे भी हम सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि जो एरिया होगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे. एरिया होगा हाफ x1 जो कि हो गया 2. उसके बाद हम लिख देंगे साइक्लिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, ये हो जाएगा K + 3, K + 3, देन x2
x2 आ गया, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, y2 आ गया यहाँ पे। तो 2 के बाद क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, तो y3 मतलब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -3 माइनस y1 प्लस अब x3 आ गया, तो y1 माइनस y2 3 माइनस k। अब इसको हमें 0 के इक्वेट करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। हाफ, तो चलो हाफ को क्या रखे चलें, 0 के इक्वल करना है तो हाफ का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, वो हाफ को उधर भगा देंगे हम। और 2 से डिवाइड भी हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो k+3 बचा, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 बचा। और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, -3 -3 -6, तो -6 इंटू 2, तो हो जाएगा हमारे पास -12, ये -12 हो गया। अच्छा, 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 हो गया, +9, क्योंकि 3 हो गया, 3 इंटू 3 इज 9, -3k = 0। तो यहाँ से 9 और 3 12 और -12 इज 0, -2k = 0। तो बच्चा जानता है k क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इसको कोलिनियर होने के लिए। तो k = 0 is the correct answer. So on the basis of this, you can complete the entire exercise or the entire chapter actually with exercise 7.1, 7.2, जो कि आपने पहले complete कर लिए होंगे. We are discussed in the last lecture. 7.3, and also please try to do the 7.4, that is the optional exercise. Optional का मतलब ये नहीं है उसको छोड़ दोगे, बचने की कोशिश मत किया करो. If you really want to learn and gain something, try to do those optional exercise for all the chapters that are given. ठीक है, तो आप अभी सारी चीजें कर सकते हो विद दी गिवन नॉलेज जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ लिया। तो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर नाउ। डू द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस अ लॉट, और आप थ्योरी चाहते हो तो यू कैन विजिट अगेन द प्लेलिस्ट एंड यू कैन चेक आउट द वीडियोस एंड again see the theory and then come back to do the questions, and you will be able to do all the questions, any question on the coordinate geometry of the 10th class. हर एक लेक्चर को, हर एक चैप्टर को बहुत ही आसानी से डिटेल में समझो. वी हैव डिस्कस द थ्योरम्स, वी हैव डिस्कस द प्रूफ्स, हर चीज हमने डिस्कस करी है, एक भी चीज नहीं बची है. वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, सो we'll move on to the next chapter in the next class. Till then, all of you, bye bye and take care.